नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी एआई चैटबॉट से मिलने वाली खतरनाक सलाहों की, जो कि जानलेवा साबित हो रही है। सियासी ढाबे में दिखाएंगे आज राज्यसभा में हुआ संविधान पर जमकर घमासान। तो सोशल अड्डा में करेंगे विराट कोहली के खराब प्रदर्शन पर मंथन, जिसकी वजह से उनके टेस्ट से रिटायरमेंट लेने की मांग उठ गई है। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे 5 लाख रुपए की नक्सली कमांडर रही जयमती का नया अवतार। इसके अलावा देश और दुनिया की और भी खबरें होंगी। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा 4 दशक बाद खोले गए संभल के मंदिर की भी है, जिसे अब खूबसूरत तरीके से सजा संवार दिया गया है। दावा है कि यूपी के संभल में 46 साल बाद खोले गए एक मंदिर के सामने कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां बरामद हुई। ये मामला सोमवार को भी चर्चा का विषय बना रहा है। इस दौरान मंदिर के पास कई महिलाएं जुटी और भजन कीर्तन किए। जहां यह मंदिर है, वहां से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर 200 मीटर की दूरी पर है। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ में साधु संत जुटने शुरू हो गए। हर हर महादेव के जय घोष के साथ अखाड़ों ने महाकुंभ नगर में दस्तक दी। इनमें श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा भी शामिल रहा। इसके अलावा किन्नर अखाड़े ने भी यहां पूरे आस्थामय माहौल में एंट्री की। इसके बाद संगम नगरी में धर्म ध्वजा और इष्ट देव का पूजा पाठ शुरू हो गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक ने एक सड़क खोदने का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो गया। इसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया जा रहा है, लेकिन विधायक के मुताबिक उन्हें लोगों से यह शिकायत मिल रही थी कि सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। लिहाजा उन्होंने इस निर्माणाधीन सड़क को गैंती लेकर खोदना शुरू किया, ताकि उसकी गुणवत्ता को चेक किया जा सके। उधर प्रशासन ने सड़क बनाने में अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करने का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अब आप भीख नहीं दे सकेंगे। दरअसल जिला प्रशासन ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। ये नियम नए साल यानी 1 जनवरी से लागू होगा। इसके तहत भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने जिले को भिखारियों से मुक्त बनाने के लिए ये अभियान चलाया है। हाल ही में यहाँ एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था। इस कार्रवाई में राजवाड़ा के शनि मंदिर के पास भीख मांग रही एक महिला के पास से 75,000 रूपये बरामद हुए थे, जो उसने महज 10 से 12 दिनों में इकट्ठा किए थे। जम्मू कश्मीर में कड़कड़ाती ठंड के बीच तंगमर्ग में एक झरना जम गया। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी उमड़ पड़े। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में और शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। श्रीनगर में रात में तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी। डिजिटल क्रांति में नई सनसनी बनकर आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने जहां एक तरफ तमाम सहूलियतें उससे मिल रही है, वहीं इसके इस्तेमाल के नए नए खतरे भी सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला अमेरिका के टेक्सास में सामने आया, जिसमें एआई चैटबॉट ने स्क्रीन टाइम कम करने पर एक युवक के सवाल के जवाब में अपने पेरेंट्स की हत्या करने की सलाह दे डाली। ऐसे में जरूरी है कि एआई चैटबॉट से किए गए सवालों के उल्टे सीधे जवाबों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री के बाद से आज कई काम देखते ही देखते मिनटों में हो जाते हैं, लेकिन एआई ने जितना काम को आसान बनाया है, अब ये उतना ही खतरनाक साबित हो रहा है। इसका ताजा मामला हाल ही में तब सामने आया जब गूगल एआई चैटबॉट जेमिनी ने एक स्टूडेंट को सुसाइड की सलाह दे डाली और यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मर जाओ। इसके कुछ ही दिन बाद अब एक और मामला सामने आया है। एक युवक ने एआई चैटबॉट से अपनी एक समस्या का हल पूछा और सुझाव के तौर पर चैटबॉट ने उसे जो जवाब दिया, उसे जानकर दुनिया दंग रह गई। युवक के सवाल के जवाब में एआई चैटबॉट ने युवक से कह दिया कि अपने माता पिता को मार दो। अमेरिका के टेक्सास में हुई इस घटना के बाद टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का उपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों जरा सोचिए, आप एआई से बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जब आप उससे बात करते हैं आप कई सारे सवाल पूछते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे कोई भी टिप्स हो या सजेशन हो। और जब आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं एआई आपको जब जवाब दे रहा है तो हो सकता है वो बेकाबू हो जाए एक तरीके से। क्यों? वो आपको कुछ ऐसे जवाब दे या कुछ ऐसे सजेशन दे जो आपको भावनाएं या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको गलत लगे, जैसे कि किसी का खून कर देना या अपने माँ बाप को मार देना क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम कम हो रहा है और आपकी स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चा इंसिडेंट है जहां ये यूएस में हुआ है, जहां पे एक टीनेजर 17 साल का एक नौजवान, वो कैरेक्टर एआई, ये भी एक एआई का एक चैटबॉट है, उससे बात कर रहा था और उसके पेरेंट, क्योंकि वो इतने समय से लैपटॉप पे रह रहा था, एआई इस्तेमाल कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसके पेरेंट्स ने उसकी भलाई के लिए स्क्रीन टाइम कम कर दिया उसका। उसने ऐसी बात की कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पेरेंट्स ने मेरा स्क्रीन टाइम कम कर दिया है। तो जो कैरेक्टर एआई है उसने जवाब दिया, क्यों ना आप अपने माँ बाप को मार दीजिए। ऐसे कितने सारे केसेस हो रखे हैं जहां पर बच्चों ने, चाहे वो गेम के लिए हो चाहे वो एआई के लिए हो, अपने माँ बाप का खून किया है। दरअसल 17 साल के युवक के घर वालों ने उसकी स्क्रीन टाइम लिमिट कर दी थी। इससे तंग आकर उसने Character.ai कंपनी के एक चैटबॉट से सुझाव मांगा। चैटबॉट ने युवक को माता पिता को मार देने का सुझाव देते हुए कहा कि यही समस्या का हल है। अब युवक के घर वालों ने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि ये टेक्नोलॉजी हिंसा को बढ़ावा दे रही है, जो युवाओं के लिए खतरा बन सकती है। परिवार ने तर्क दिया है कि Character.ai बच्चों के लिए सीधा खतरा है। उनका दावा है कि प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा उपायों की कमी माता पिता और उनके बच्चों के बीच संबंधों के लिए हानिकारक है। Character.ai के साथ साथ गूगल का भी नाम मुकदमे में लिया गया है। दोनों कंपनियों ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि अदालत तब तक प्लेटफॉर्म को बंद कर दे जब तक कि इसके एआई चैटबॉट से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते। परिवार का ये भी आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म ने नाबालिगों में कई तरह की समस्याओं को बढ़ावा दिया है। वे आगे के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सबसे पेचीदा सवाल यह बनता है कि हम जा कहां रहे हैं। अगर एआई ऐसे आपको जवाब दे रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं और कितनी सख्ती की जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर आप एडल्ट हैं तो जाहिर सी बात है अब इस बातों में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ एक 17 साल के नौजवान को सजेशन मिला और फॉर्चुनेटली उसने ये सजेशन नहीं माना। उसने अपने माँ बाप से बात की और अब कैरेक्टर एआई के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहां तो चलो बच्चे ने बात नहीं मानी, लेकिन आज के जमाने में जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब से उसको आईपैड, लैपटॉप और ना जाने क्या क्या दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? अगर कल को 10 से 12 साल के बच्चे को ऐसा एक सजेशन दे दिया जा रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि वो शायद इस सजेशन को मान ले। और किसी का खून करना एक बहुत ही गैर कानूनी सजेशन दिया गया है, इसीलिए कैरेक्टर एआई के अगेंस्ट लॉसूट फाइल हुआ है। कोर्ट की सुनवाई में युवक और एआई चैटबॉट के बीच हुई बातचीत का एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया। इसमें युवक अपने स्क्रीन टाइम लिमिट किए जाने को लेकर चैटबॉट से अपने पेरेंट्स के बारे में बातें कर रहा था। इस मुद्दे पर सुझाव देते हुए चैटबॉट ने लिखा, वो अक्सर ऐसी खबरों से गुजरता है जब बच्चे परेशान होकर अपने माँ बाप को मार डालते हैं। एआई ने ये भी लिखा कि उसे ऐसी बातों पर कभी हैरत नहीं होती, मतलब उसने इशारों में माँ बाप को मार डालने की बात कह दी। कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले लोगों की मांग है कि इस तरह की हरकत के लिए Character.ai जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने ऐसे चैटबॉट डेवलप किए हैं। वहीं गूगल को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि Character.ai को बनाने में उसकी भी भूमिका है।
ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है और ना ही सिर्फ इस कंपनी की बात है। बात है कि आज के जमाने में कोई भी अगर एआई कंपनी आ रही है जो पब्लिक डोमेन में अपना ऐसे एक जीपीटी लॉन्च करती है, यानी कोई भी ऐसा एआई जो दूसरों से बात कर सके, सवाल जवाब कर सके, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। क्या सही है, क्या नहीं है, क्या लिमिट है। आप अगर देखेंगे फेमस चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी है, आप उसमें कुछ भी उल्टा सीधा पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोल देता है कि ये मेरे उसूलों के अगेंस्ट है, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस की बहुत जरूरत है। हम सिर्फ क्योंकि वो एआई है, टेक्नोलॉजी है, इसको बाहर नहीं उतार सकते। इनका जो कंपनीज है उनकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को देखें, क्योंकि याद रखें आपका एआई जरूरी नहीं कोई एडल्ट इस्तेमाल कर रहा हो, कोई छोटा भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई बड़ा भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको हर तरीके की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हालांकि विवादों में आए एआई चैटबॉट का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले एआई चैटबॉट ने मिशिगन के एक छात्र को होमवर्क पूरा करने में परेशानी होने पर मर जाने की सलाह दी थी। वहीं विद्या रेड्डी नामक स्टूडेंट ने एआई चैटबॉट से अपने होमवर्क को पूरा करने में मदद मांगी थी, तो उसने उससे कहा था कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है। लिहाजा ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी में समस्या नहीं है, बल्कि हम ही इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो चैटबॉट या एआई खुद से कोई फैसला नहीं लेता है, वो सिर्फ वही फीडबैक देता है जो उसे डेटा और एल्गोरिदम के जरिए सिखाया गया है। इस मामले में असली समस्या ये नहीं है कि एआई ने गलत सुझाव दिया, बल्कि ये है कि एक युवक ने अपनी पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैटबॉट की मदद ली। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्यों एक 17 साल के युवक ने अपने माता पिता से बात करने या अपनी समस्या को हल करने के लिए किसी दोस्त से बात करने के बजाय टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। क्या ये फैमिली में लैक ऑफ कम्युनिकेशन को नहीं दिखाता? क्या ये किशोरों के बढ़ते अकेलेपन और डिजिटल एरा में हमारे रिलेशनशिप के कमजोर होने का संकेत नहीं है? जाहिर है कि एआई चैटबॉट किशोरों के कच्चे मन में नफरत का जहर घोल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि एआई चैटबॉट से किए गए सवालों के उल्टे सीधे जवाबों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डोभाल का मंगलवार से चीन दौरा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में अपने बैग को लेकर चर्चा में आ गई। दरअसल उनके हैंडबैग पर लिखा था फलस्तीन। माना जा रहा है कि इसके जरिए उन्होंने फलस्तीन के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई। इस हैंडबैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। वहीं संसद के अंदर प्रियंका ने बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके बतौर राष्ट्रपति अपने पहले भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं से मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी और दिसानायके की मुलाकात हैदराबाद हाउस में भी हुई, जहां प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि श्रीलंका की नई सरकार तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। वहीं श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके ने आश्वासन दिया कि उनका देश अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मंगलवार को चीन के दौरे पर रहेंगे। उनका ये दौरा काफी अहम है। दरअसल वो एलएसी को लेकर विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक में हिस्सा लेंगे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये बैठक मंगलवार और बुधवार को होगी। गलवान झड़प के बाद ये विशेष प्रतिनिधि स्तर की पहली वार्ता हो रही। दोनों देशों के बीच आखिरी बार ऐसी बातचीत दिसंबर 2019 में हुई थी। यूपी के मेरठ में सिर के बाल उगाने के नाम से बेची जा रही दवाई लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। दावा है कि ये दवाई लगाने से सिर में बाल उगाते हैं। ऐसे में वहां कई ऐसे लोग पहुंच गए जिनके सिर पर कम बाल हैं, लिहाजा इनकी कतार सड़क तक आ गई, जिसके बाद वहां टोकन व्यवस्था करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि दवाई लगवाने वाले हर व्यक्ति से 20 रुपए लिए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी तरह का एक सेंटर दिल्ली के मंडोला में भी लग रहा है। और खबरों के एक्सप्रेस से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर देश की संसद में संविधान में चल रही चर्चा को लेकर सियासत गर्म है।
लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को चोट पहुंचाने के लिए कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू ने पहला संविधान संशोधन कर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लगाए गए एक एक आरोप का जवाब दिया। खड़गे ने कहा कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी वो संविधान के महत्व को नहीं समझ सकते। वहीं प्रियंका गांधी ने आर्मी चीफ के दफ्तर से पाकिस्तान के सरेंडर वाली ऐतिहासिक तस्वीर हटाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। माननीय सदस्यों, प्लीज। जो लोग संविधान से नफरत करते हैं और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। प्लीज प्लीज। हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान कैसा बचाया और क्या किया? नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। लेकिन अटल जी ने सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना, संविधान के सम्मान का रास्ता चुना। जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय। माननीय सदस्यों, संविधान पर चर्चा के दौरान आज भी राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में इस पर चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। 50 years of rule ruined our economy. संविधान के स्पिरिट को। वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव और राहुल गांधी तक को निशाने पर लिया और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। से नफरत करते हैं और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। जब देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नेहरू की सरकार चुनी हुई नहीं थी, फिर भी अध्यादेश से पहला संशोधन कर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया। उन्होंने सहन किया। आपने इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की रक्षा के लिए पहला संशोधन आया। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था। अरे नेहरू जी क्या करना चाहते थे? वो पटेल भी उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे और वो SC, ST बैकवर्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यहाँ पर उनको मार पड़ी थी, उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाए और वो पहला अमेंडमेंट था। अगर ये पहला अमेंडमेंट देश के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं, तो आप कह सकते थे अपने लिए लाए। संविधान। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी नेहरू परिवार पर संविधान को 55 साल तक चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। संविधान कैसा बचाया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिन लोगों ने संविधान लागू होने के दिन उसकी प्रतियां और गांधी, नेहरू, अंबेडकर के पुतले जलाए, वो नेहरू गांधी परिवार को आज भी अपशब्द कह रहे हैं। पढ़ो, इतिहास पढ़ो। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय। ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का
और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्हों जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट किया। नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो, इतिहास पढ़ो। कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा में 42वें संशोधन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश में नोकझोंक। इंदिरा गांधी herself. So इंदिरा गांधी in रमेश ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान किए गए 42वें संशोधन में बदलाव के लिए 44वां संशोधन लाया गया और इंदिरा गांधी ने भी उसके पक्ष में वोट दिया था। resulted in her electoral loss to repeal parts of the 42nd amendment. It was Indira Gandhi herself. So Indira Gandhi in 1978 voted to repeal the parts of the 42nd amendment which she realized had resulted in her electoral loss. What is the relationship? इस पर जेपी नड्डा ने विरोध जताते हुए कहा कि उस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार थी। उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है? And who voted? जवाब में जयराम रमेश बोले कि सरकार मोरारजी देसाई की थी, लेकिन इंदिरा का वोट 44वें संशोधन के साथ था। इंदिरा गांधी herself. सर, मैं आदरणीय रमेश जी का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि 1978 में मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर। जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से हटाने का प्रयास का काम किया और आपको जनता ने हरा दिया था। वहीं सेना प्रमुख के दफ्तर से 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर वाली ऐतिहासिक तस्वीर हटाई जाने पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि ये तस्वीर भारतीय सेना की वीरता की प्रतीक है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं, विदेश की ही खोलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल संविधान पर हो रही चर्चा पर जवाब देंगे। अडानी और सोरोस के मुद्दे पर संसद का काफी वक्त पहले ही बर्बाद हो चुका है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान पर जारी इस बहस में सियासत गर्म है। देश की आम जनता जानना चाहती है, लेकिन अटल जी सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना। संविधान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और 13 दिन के बाद इस्तीफा देना स्वीकार कर दिया। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 385 अंक लुढ़कर 81,749 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 100 अंक फिसला, ये गिरकर 24,668 पर आ गया। आईटी, मेटल और टेक समेत कई सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1150 रुपए फिसला। इस तरह दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 78,350 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 300 रुपए सस्ती हुई। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 92,500 रुपए हो गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसला, इसमें 9 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 89 पैसे हो गई। हेलमेट बनाने वाली देश की मशहूर कंपनी स्टील वर्ड ने भारतीय बाजार में विंटेज सीरीज के नाम से नए हेलमेट्स लॉन्च किए हैं, जो सुरक्षा और स्टाइल दोनों लिहाज से युवाओं की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी ने हेलमेट की इस नई सीरीज में ग्राहकों को 3 अलग अलग रंग और साइज का विकल्प दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 959 रुपए है। साउथ कोरिया की कार कंपनी किया अपनी नई एसयूवी किया साइरोज को 19 दिसंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले कंपनी ने इसका नया टीजर जारी किया है, जिसमें गाड़ी के एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल, रूफ रेल, एलईडी टेल लाइट्स,
फ्लश डोर हैंडल और साइड प्रोफाइल की झलक मिल रही है। वक्त के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की। रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के बल्ले ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से भारतीय फैंस को निराश किया। कोहली के बल्ले से पर्थ टेस्ट की पहली पारी में 5 रन और दूसरी पारी में लंबे समय के बाद शतक देखने को मिला, जिसके बाद उम्मीद जगी थी कि इस सीरीज में कोहली शानदार पारियां खेलेंगे। लेकिन एडिलेड टेस्ट में कोहली फिर से फ्लॉप साबित हुए। उन्होंने पहली पारी में 7 और दूसरी में महज 11 रन बनाए। इसके बाद गाबा टेस्ट की पहली पारी में भी कोहली का फ्लॉप शो देखने को मिला और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। ब्रिस्बेन के गाबा में हो रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कोहली ने एक बार फिर से पुरानी गलती दोहराकर फैंस को निराश कर दिया। 36 साल के कोहली का इतना खराब प्रदर्शन देखकर सोशल मीडिया पर फैंस भड़क गए और उनके रिटायरमेंट की मांग करने लगे। चिराग मकानी नाम के एक्स यूजर ने लिखा कि विराट कोहली को धोनी से सीख लेनी चाहिए और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। अर्जुन दास नाम के दूसरे यूजर ने लिखा कि विराट को दूसरी पारी में शतक जड़ना होगा, अन्यथा उनको रिटायर हो जाना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा कि विराट कोहली में अब रन बनाने की भूख नहीं दिखती और कोई कारण नहीं। धनुष नाम के यूजर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विराट कोहली अब रिटायर हो और हमेशा के लिए लंदन में बस जाए। वहीं मुकेश डूडी नाम के यूजर ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट प्लेयर नहीं है, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए या फिर बीसीसीआई को उन्हें निकाल देना चाहिए। प्रत्युष नाम के एक यूजर ने गुजारिश करते हुए कहा कि विराट कोहली को पूरे आदर के साथ टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना चाहिए और नई प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। जाहिर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली के खराब प्रदर्शन के बाद फैंस काफी नाराज हैं और उन्हें टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की सलाह दे रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने कुछ क्रिकेट फैंस से बात की और उनकी राय जानी। आई थिंक उसका शायद टाइम खराब चल रहा है, उसका या उसकी फॉर्म खराब कह सकते हो आप, बट अच्छा प्लेयर है वो। ऐसी कोई बात नहीं कि वो प्लेयर या मतलब कोई भी प्लेयर नाम की तो खराब खेलेगा नहीं या उसको किसी को सीखना चाहिए। ऑलरेडी उसके नाम कई रिकॉर्ड हैं। आई थिंक इज अ गुड प्लेयर। विराट ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा तो उसके लिए देखो धोनी तो धोनी है, उसको धोनी से सीखना चाहिए या तो फिर उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बाकी प्लेयर वो भी अच्छा है, कई बार हो जाता है वो, अब उनका कुछ होता होगा गेम का, पर धोनी इज द बेस्ट मेरे लिए। तो देखिए एज अ व्यूअर विराट कोहली को भी बहुत मौका मिलना चाहिए क्योंकि उसके जैसा एक्सपीरियंस अभी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में किसी के पास नहीं है। जिस पुश से वो खेलता है या जिस एफर्ट से वो खेलता है ऐसा भी हमारे पास में पीछे कोई भी बैट्समैन नहीं है। लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को साहब रिटायरमेंट लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, बट उसका एक्सपीरियंस आप कहाँ से लाएंगे। इंडियन क्रिकेट का इतिहास ऐसा रहा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स को इतना ज्यादा मौका मिला है तब जाके वो शार्प हुए हैं। चाहे किसी भी एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं, तो विराट कोहली को भी वो चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धोनी की उसकी हम एकदम बराबरी कर दें कि धोनी अलग है कि विराट कोहली अलग है, युवराज सिंह जैसा होना चाहिए था, यह होना चाहिए था। बट विराट कोहली आज इंडियन क्रिकेट टीम की जरूरत है और हम चाहते हैं कि वो अभी कंटिन्यूअसली खेले। विराट कोहली ने अगर अच्छा नहीं खेला तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अच्छा नहीं। आप इससे पीछे भी तो बहुत सारे ऐसे मैच है जो उन्होंने जितवाए हैं या बहुत ऐसा है, तो रिटायरमेंट लेने का कोई वो नहीं बनता है। आगे भी मैच होगा तो उसमें शायद अच्छा ही खेलेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिटायरमेंट ले लें या धोनी से सीखने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती। काबिलियत वो लोग भी दिखा रहे हैं जो कभी भटक कर नक्सली बन गए थे, लेकिन अब वो मुख्य धारा में लौट आए हैं। इन्हीं सबकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। सरेंडर करने वाले इन पूर्व नक्सलियों को अपने किए पर पछतावा है। साथ ही उन्होंने दूसरे नक्सलियों से भी गलत रास्ता छोड़ने की अपील की। इस बीच गृह मंत्री ने भी कहा है कि उनकी सरकार मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये तस्वीरें सुकून देती हैं। कभी जंगलों की खाक छानते हुए जो आतंक का पर्याय बने हुए थे, वही अब देश को संवारने में जुटे हैं। ये मासूम भोले भाले लोग कभी नक्सली कहलाते थे, लेकिन अब हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट आए हैं। इनसे मिलने खुद गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर आए और ये लोग भी उनसे मिलने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे। कोई छत्तीसगढ़ से है तो कोई महाराष्ट्र से तो कोई ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, लेकिन कहानी सबकी एक सी है। एक अंधेरी गली से रोशनी तक के सफर की कहानी।
हर दिन नक्सल आके हमको मीटिंग करके लेके गया था। हम जनता के लिए लड़ाई करना है, जंगल जमीन के लिए हम लड़ाई करना है, ऐसे बोल के हमको लेके गया। 2007 में मैं पार्टी में रिक्रूट किया। 2014 तक 7 साल में काम किया। 7 साल के बीच में मैं देखा पार्टी नक्सलवादी इधर गरीब जनता को कुछ विकास नहीं कर रहा है। गरीब जनता जैसे घर पे ऐसे ही घर पे रह रहा है, लेकिन विकास का भी नहीं हो रहा है और गरीब जनता को भी बहुत नुकसान हो रहा है। ये सोच के मैं 2014 में सरेंडर हुआ। माओइस्ट पार्टी हमारा एरिया में जल जंगल जमीन के बारे में बहुत कुछ बात करता है, क्योंकि वो गरीब जनता वहाँ पर हमारा इंटर एरिया में उस टाइम डेवलप भी नहीं है। वो हम गरीब जनता के लिए लड़ाई करूंगी, गरीब गणतंत्र के लिए लड़ाई करूंगी, ना गणतंत्र लाऊंगी, ये सब बहुत कुछ बोल के उन लोग को हमारा लड़का लड़की को वो समझा करके रिक्रूट करता है पार्टी में। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो दूसरा दिखाई देता है, क्योंकि वो जल जंगल जमीन में बात करता है, लेकिन वो आचरण में देखने से वो अलग है। इन्हीं में से एक है 5 लाख की इनामी नक्सली जयमती बंजम। करीब 35 साल की जयमती बताती हैं कि वो कैसे साल 2007 में नक्सल सलवा जुर्म से प्रेरित होकर नक्सलवाद से जुड़ गईं और करीब 8 साल तक नक्सलियों के साथ मिलकर सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन साल 2016 में उन्हें एहसास हुआ कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे में वो नक्सल नेताओं के दोहरे चरित्र से ऊबकर नक्सल हिंसा से बाहर आईं और अब डीआरजी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने जब सरेंडर किया तो उन्हें 5 लाख का इनाम और नौकरी मिली थी। बहुत अच्छा है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल हूँ, तो अच्छा लग रहा है। मेरे फैमिली भी खुश है, मस्त है। वहाँ जैसे नक्सली में रहते हैं बहुत परेशानी होता है सर, जानते हो आप लोग भी। यहाँ जैसा वहाँ नहीं है सर। अभी यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है। यहाँ जैसे हम शादी भी करें तो अपना बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मेरे जैसे अनपढ़ है, जो अनपढ़ रहते हैं वही जाते हैं सर, समझ नहीं पाते हैं। तो अभी पढ़े लिखे हैं लोग, विकसित होते हैं तो समझ जाते हैं। नक्सली बहुत परेशानी होता है, वहाँ नहीं जाना है। मुख्यमंत्री सुविधा समाधि का इन पूर्व नक्सलियों से मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सरकार का लक्ष्य लोगों के सामने रखा। 2019 में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उस वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से सरेंडर प्लान जो तैयार किया गया था, उसको लेकर के बड़े स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कदम बढ़ा रही है। यहाँ ये बहुत सारे जो लोग इकट्ठा हैं, ये महिला जो कि पहले नक्सल कमांडर थी या नक्सली गतिविधियों में शामिल थी, इसके साथ ही बहुत सारे जो युवा हैं वो नक्सली गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन आज सरेंडर करके मुख्य धारा में ये लोग जुड़ चुके हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर करीब 800 के आसपास नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, तो करीब 800 ही नक्सली जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। अलग अलग राज्यों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री से मुलाकात की है और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हो या दूसरे अन्य राज्य, वहां से पूरी तरीके से नक्सलवाद समाप्त हो। और सरकार के इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने सरकार की कोशिशें भी देखी हैं और नक्सल कमांडरों का दोहरा चरित्र भी। अब जबकि ये लोग उस अंधेरी गली से निकल आए हैं, तो ये मानते हैं कि हक के लिए अब उन्हें हथियार नहीं, सरकार पर भरोसा है। जितेंद्र बहादुर सिंह, बस्तर, गुड न्यूज टुडे। श्रीलंका में आधार कार्ड जैसा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा भारत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश विदेश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक टीवी चैनल और पत्रकार को भारी भरकम रकम देनी होगी। ये रकम $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 128 करोड़ रुपए है। ये मामला एबीसी चैनल के पत्रकार की ओर से ट्रंप पर एक इंटरव्यू के दौरान विवादास्पद टिप्पणी करने का है। इसको लेकर मानहानि केस दायर किया गया था, जिसमें समझौते के तौर पर अब ये रकम राष्ट्रपति फाउंडेशन और म्यूजियम को दान दी जाएगी। साथ ही इस टिप्पणी के लिए चैनल पर माफीनामा भी चलाया जाएगा। ईरान की सरकार एक महिला सिंगर को गिरफ्तार करने को लेकर विवादों में घिर गई। इस सिंगर का नाम परस्तु अहमदी है और उसने ऑनलाइन कॉन्सर्ट के दौरान हिजाब नहीं पहना था।
जिसको लेकर केस दर्ज किया गया। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस ऑनलाइन कॉन्सर्ट का वीडियो हाल ही में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। उनके अलावा कुछ और कलाकारों को भी गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में अब चुनाव करवाए जाने की डेडलाइन 1 साल बढ़ा दी गई। अब वहां अगले साल 2025 के आखिर में या फिर 2026 के शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं। ये बात बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कही। उनके मुताबिक चुनाव से पहले कुछ जरूरी सुधार किए जाएंगे, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों से भी बात की जाएगी। वहीं उन्होंने नए युवा वोटरों के नाम भी मतदाता सूची में जोड़ने की बात कही। वैसे शेख हसीना को हटाने के बाद जब यूनुस ने सत्ता संभाली थी तो 3 महीने में चुनाव करवाए जाने का वादा किया था। यूरोप के देश कोसोवो में क्रिसमस से पहले एक खास दौड़ का आयोजन किया गया। इसका नाम रन सेंटा क्लॉज रखा गया था। वहां की राजधानी प्रिस्टिना में आयोजित इस दौड़ में शामिल प्रतिभागी सेंटा की ड्रेस पहने नजर आए। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा नाटो के भी जवान मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता के जरिए चैरिटी के लिए पैसे जुटाए गए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक इंडोर स्केटिंग रिंग की शुरुआत की गई। इसे 32,000 स्क्वायर फीट में तैयार किया गया है। ऐसे में दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडोर आइस स्केटिंग रिंग है। इसमें बड़ी संख्या में लोग लुत्फ उठाते नजर आए। यहाँ 18 साल से ऊपर उम्र के लोग 30 यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 2,500 रुपए में आइस स्केटिंग कर सकता है। ब्रिटेन के लंदन में अनोखी साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें 1,000 से ज्यादा लोग सेंटा की ड्रेस में साइकिलिंग करते नजर आए। इनमें बच्चे भी शामिल रहे। यह आयोजन चैरिटी के लिए किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गईं। वहां के सिडनी में बाजार, सड़कें और सैकड़ों इमारतें रंग बिरंगी रोशनी में नहा गई हैं। गावा टेस्ट में भारत की खराब बल्लेबाजी। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। तीसरे ब्रिस्बेन टेस्ट में गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने भी खराब प्रदर्शन किया। दरअसल टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने महज 51 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। इस तरह टीम इंडिया अब भी मेजबान ऑस्ट्रेलिया से 394 रन पीछे है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक केएल राहुल 33 और कप्तान रोहित शर्मा बिना कोई रन बनाए क्रीज पर डटे हुए थे। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश विजेता बनकर स्वदेश लौट आए। उनका चेन्नई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। गुकेश ने पिछले हफ्ते सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इस दौरान उन्होंने चीन के डिंग लिरेन को मात दी थी। हांगकांग में आयोजित विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर रही। उसने 5वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया को मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं महिला टीम ने चैंपियनशिप में 7वां स्थान हासिल किया। उत्तराखंड के देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स का लोगो, जर्सी और एंथम लॉन्च कर दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से और सीएम धामी समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। इन गेम्स का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। इसमें 36 प्रतिस्पर्धाएं शामिल होंगी। यूपी के तेज गेंदबाज अंकित सिंह राजपूत ने संन्यास का ऐलान कर दिया। वो टीम इंडिया में नहीं खेल पाए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में यूपी की ओर से 80 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस दौरान अंकित ने 248 विकेट लिए। सोशल मीडिया पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए अंकित ने लिखा कि वो क्रिकेट में नए अवसरों की तलाश करेंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।